हेलो वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं सुनील राजपूत और स्वागत है आपका करियर 50 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और ये है डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर नंबर 44। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस डेली करंट अफेयर सेशन का उद्देश्य सभी एग्जाम्स की में जो करंट अफेयर्स के सेशन से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उन सभी को जानना और जो प्रश्न आने की संभावना है, जिन प्रश्नों की आने की संभावना है उन पर चर्चा करना और डेली करंट अफेयर से जुड़े उन मामलों को डिस्कस करना जो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो चलिए फिर चलते हैं आज के इस सेशन में और देखते हैं कि क्या है आज के इस सेशन में खास खबरें जो हमारे लिए जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहली जो खबर है वह है उड़ीसा में होने वाली जो भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा होती है उससे संबंधित। तो उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा हर वर्ष एक उत्सव के रूप में मनाई जाती है और ये रथ यात्रा से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, क्या कौन कौन किस भगवान से संबंधित है या किस दिन से ये मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, इसका क्या उद्देश्य है। और ये आप देख सकते हैं इसकी शुरुआत होने वाली है और देखते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा जो है क्या खास है इसमें हमारे लिए। तो आप देख सकते हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हिंदू धर्म का एक प्रमुख और भव्य रथ उत्सव माना जाता है। इसका आयोजन जो है उड़ीसा के पुरी शहर में आयोजित की जाती है। हालांकि अभी इतनी फेमस है कि विश्व के दुनिया भर के कई शहरों में इस रथ यात्रा उत्सव को उत्साह के साथ मनाया जाता है और ये एक विश्व फेमस त्योहार बनता जा रहा है भगवान जगन्नाथ की यात्रा। अगर ये शुरुआत की बात करें तो ये महोत्सव देव स्नान पूर्णिमा यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा पर शुरू होती है और मुख्य रथ यात्रा जो है आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया यानी कि आप ये मान लीजिए कि जून जुलाई का जो महीना होता है, जून जुलाई के जो महीने में लगभग ये शुरू होती है, आषाढ़ महीने की द्वितीया से शुरू होती है और ये 7 दिनों के बाद बहुड़ा यात्रा यानी कि वापस होती है। इसकी कुल अवधि जो है 9 दिनों की होती है। ये 9 दिनों की इसकी टोटल अवधि होती है। 7 दिनों में ये उधर से वापस लौटती है। अगर एक दिन जाने में इधर से लगता है, 7 दिन वहां रुकते हैं और एक दिन वहां से उनको वापस आने में लगता है। इस तरीके से ये 9 दिन की पूरी यात्रा होती है। इसमें 3 प्रमुख रथ होते हैं जो तीनों देवी देवताओं से संबंधित होते हैं और वह रथ कौन कौन से आप देख सकते हैं। नंदी घोष जो गरुण ध्वज रथ बोल लेते हैं, जैसे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है, ये सबसे बड़ा होता है, ये प्रमुख रथ होता है और सबसे बड़ा होता है कौन सा, नंदी घोष या गरुड़ ध्वज। अगर ताल ध्वज की बात करें तो ये बलभद्र जी का रथ होता है। पद्म ध्वज की बात करें तो ये इनकी माता सुभद्रा का रथ होता है और बलभद्र जो थे भगवान जगन्नाथ के भाई हैं। भगवान जगन्नाथ के जो भाई हैं उनको क्या है, बलभद्र बोला गया है। तो बलभद्र जी का जो रथ है ताल ध्वज और पद्म ध्वज जो है उनकी माता जो है सुभद्रा का रथ है। तो ये 3 रथ इस यात्रा में चलते हैं और सबसे बड़ा जो है भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष या गरुड़ ध्वज है। आप याद रखिए भगवान जगन्नाथ को विष्णु के जो अवतार हैं कृष्ण जी, उनके रूप में पूजा जाता है। ये कृष्ण जी के अवतार, विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं और कृष्ण के रूप में पूजे जाते हैं। वही जो बलभद्र हैं, वही बलभद्र जो है इनके भाई बलराम के रूप में जाने जाते हैं। चलिए इसका पौराणिक महत्व देखते हैं। यह यात्रा भगवान कृष्ण और बलराम द्वारा अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाने और वहां कुछ दिन रुककर वापस लौटने की याद में मनाया जाता है। किसमें, कृष्ण और बलराम अपनी मौसी के घर जाते हैं गुंडीचा मंदिर और वहां पर ये लगभग 7 दिन रुकते हैं और उसके बाद क्या है वहां से वापस आते हैं और इस यात्रा को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बोला जाता है। अगर हम क्षर पनहरा रस्म की बात करें तो यह एक रस्म है। ये यात्रा की शुरुआत से पहले पुरी के जो जगपति राजा सोने की झाड़ू से क्या है रास्ते में रथ मंडप की सफाई करते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, क्षर पहनरा कहा जाता है। क्षर पहनरा रस्म कहा जाता है इसे। अगर इसमें विशेष तथ्य की बात करें तो भगवान जगन्नाथ और उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन
ये उनकी बहन है सुभद्रा, जिन्हें माता सुभद्रा के नाम से जाना जाता है। विशाल लकड़ी के रथ पर हजारों श्रद्धालुओं द्वारा इसे खींचकर मुख्य मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है और फिर वहां से वापस लाया जाता है। तो ये यात्रा जो है, इसकी कुल अवधि जो है 9 दिनों की रखी जाती है और ये 9 दिन तक चलती है। और ये उड़ीसा के पुरी से शुरू होती है, मुख्य मंदिर से, और ये उनकी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर तक जाती है। फिर वहां कुछ दिन रुकने के बाद ये वापस आती है। तो ये थी पुरी की जगन्नाथ यात्रा जो विश्व फेमस है। और इस बार ये शुरू होने वाली है आषाढ़ की द्वितीय शुक्ल द्वितीया से ये शुरू होती है। चलिए चलते हैं आगे। अगली जो खबर है वो कुकरू पहाड़ी से संबंधित है। और जितने लोग मध्य प्रदेश से संबंधित एग्जाम्स की तैयारी करते होंगे उनको पता होगा कि कुकरू पहाड़ी मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसी पहाड़ी है जहां पर कॉफी के बागान उगाए जाते हैं। तो उस पर टूरिज्म बढ़ता जा रहा है और इस वजह से आज चर्चाओं में थी। तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी वह है जिसे हम जानना है, वह है कुकरू पहाड़ी आखिरकार कॉफी बागान से संबंधित क्या क्या है। इसे कॉफी वैली के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के, याद रखिएगा, बैतूल में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है इसकी अवस्थिति, यानी कि ये बैतूल में स्थित है। और याद रखना ये मध्य प्रदेश, या बोल सकते हैं ये मध्य भारत की, आप मध्य प्रदेश बोल लीजिए, मध्य प्रदेश की एकमात्र कॉफी बागान है, एकमात्र कॉफी बागान है जो कुकरी पहाड़ी पर स्थित है। बागान जो कुकरू पहाड़ी जो कि बैतूल में स्थित है उस पर क्या है, लगाया गया है। अगर इसमें बात करें तो एकमात्र कॉफी, पारंपरिक कॉफी उत्पादक क्षेत्र है। इसे 1944 में एक ब्रिटिश महिला थी मिस फ्लोरेंस हेंड्रिक्स, इनके द्वारा स्थापित किया गया था। इस बागान को एक ब्रिटिश महिला 1944 में मिस फ्लोरेंस हेंड्रिक्स के द्वारा इन बागानों की क्या है, स्थापना की गई थी, इन बागानों को लगाया गया था। इस क्षेत्र को मिनी पचमढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1137 मीटर के आसपास है। और अगर बात करें तो ये बैतूल की सबसे ऊंची चोटी के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी? कुकरू पहाड़ी। कुकरू पहाड़ी जो है बैतूल की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और ये एकमात्र मध्य प्रदेश के कॉफी बागान जो है वो कहां पर है? कुकरू पहाड़ी पर है। और ये कहां स्थित है? बैतूल में। चलिए चलते हैं आगे अगली खबर पर और देखते हैं अगली जो खबर है ये ग्रैंड स्लैम से संबंधित है। आपको पता होगा कि वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। और अभी लगभग जून और जुलाई में जो तीसरा ग्रैंड स्लैम है वह आयोजित होने वाला है और उसका नाम है विंबलडन। इससे पहले 2 ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन जो है उनका आयोजन हो चुका है। हम पहले भी ग्रैंड स्लैम के बारे में जान चुके हैं, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं एग्जाम की दृष्टि से कि जितने भी ग्रैंड स्लैम, चारों जो ग्रैंड स्लैम होते हैं उनमें आप महिला एकल और पुरुष एकल के जो खिताब हैं उन सभी को, चारों को याद करेंगे। और उसके अलावा अगर कोई भारतीय किसी सिंगल में या डबल में, युगल में या फिर मिक्स डबल में, किसी भी कैटेगरी में अगर कोई भारतीय इस ग्रैंड स्लैम में विजयी रहता है तो आप उसे जरूर याद करेंगे। वरना आप सिर्फ सिंगल वालों को, महिला एकल और डबल, महिला एकल और पुरुष एकल के सिंगल्स जो खिताब हैं उनके विजेताओं के नाम याद रख सकते हैं। और उनकी फंडामेंटल जो जानकारी है ग्रैंड स्लैम से संबंधित उसको याद रखिए, सवाल उसी से बन जाएगा। तो चलिए बात करते हैं ग्रैंड स्लैम की और देखते हैं कि क्या जरूरी है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड स्लैम खेल की दुनिया, विशेष रूप से जो है टेनिस में, एक वर्ष के भीतर क्या है, आयोजित होने वाली 4 सबसे प्रतिष्ठित क्या है, ये चैंपियनशिप का समूह है। इसे मेजर के नाम से भी जाना जाता है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। और ये ITF अंतरराष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन द्वारा क्या है, संचालित किए जाते हैं। तो इसमें 3-4 जानकारी है कि टेनिस के एक टूर्नामेंट है और इसे ITF द्वारा क्या है, संचालित किया जाता है। और इसे अन्य नाम इसका क्या है, मेजर भी कहा जाता है। ये 4 टूर्नामेंट प्रत्येक वर्ष एक निश्चित क्रम में होते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जो हर साल जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में आयोजित किया जाता है। और ये जो है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इसके जो खेलने की शुरुआत है 1905 से प्रारंभ हुई थी।
ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम में सबसे पहले खेला जाने वाला टूर्नामेंट है। इसे हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में, और इसकी जो शुरुआत है 1905 में हुई थी। इसके बाद जो ग्रैंड स्लैम का दूसरा टूर्नामेंट है उसे फ्रेंच ओपन कहा जाता है, और ये मई जून के महीने में पेरिस में खेला जाता है। और इसमें क्ले कोर्ट, आपको पता होगा इसे लाल बजरी भी बोला जाता है, लाल कलर की जो मिट्टी होती है उससे इसे बनाया जाता है। लाल बजरी का बादशाह जो है राफेल नडाल को बोला जाता है बादशाह। इस राफेल नडाल को किसका, लाल बजरी का बादशाह बोला जाता था। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है 1891 से हुई थी, यानी कि 1891 से क्या है फ्रेंच ओपन जो ग्रैंड स्लैम की टूर्नामेंट हुई थी। हालांकि इसको ग्रैंड स्लैम में बाद में क्या है शामिल किया गया था, लेकिन इसकी शुरुआत 1891 से हुई थी। अगर हम बात करें विंबलडन की तो ये तीसरा ग्रैंड स्लैम है जो अभी शुरू होने वाला है जून और जुलाई के महीने में। ये लंदन में आयोजित किया जाता है, यानी कि ब्रिटेन की राजधानी जो है लंदन, वहां पर इसका आयोजन किया जाता है। और इसे जो है ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, यानी ये घास के मैदान पर इसका जो कोर्ट होता है वह घास का होता है, यानी ग्रास के कोर्ट पर खेला जाता है। और इसकी शुरुआत जो है 1877 में हुई थी, और ये सबसे पुराना, याद रखिए ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। क्या है, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जिसकी शुरुआत 1877 में हुई, और इसके बाद जो है अगस्त सितंबर में जाके लास्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट यूएस ओपन का आयोजन किया जाता है न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। इसे भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, और इसकी शुरुआत जो है 1881 से मानी जाती है। तो आप चारों के कोर्ट देख सकते हैं कि पहला जो टूर्नामेंट है वह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और जो लास्ट वाला जो टूर्नामेंट है यूएस ओपन वह भी क्या है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। उसके बाद अगर आप फ्रेंच ओपन की बात करें तो ये जो है क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, मिट्टी का जो कोर्ट होता है लाल मिट्टी से ये कोर्ट बनाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें विंबलडन की तो ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। इन चारों कोर्ट्स को याद रखिए, इस फंडामेंटल जानकारी से कभी भी प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। तो आप सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो ग्रैंड स्लैम जो विंबलडन है वो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, 1877 से शुरू हुआ था। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर पुराना जो टूर्नामेंट है 1881 में यूएस ओपन शुरू हुआ था। उसके बाद अगर आप बात करें तो फ्रेंच ओपन जो है 1891 से शुरू हुआ, और ये जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में शुरू हुआ। तो आप विंबलडन से ले सकते हैं, विंबलडन सबसे पुराना, उसके बाद तीसरा आप कर सकते हैं 3 4 2 1, ये जो है पुराने से नए ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का क्या है सीक्वेंस है। तो ये थे 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो हर वर्ष आयोजित किए जाते हैं, और किस किस कोर्ट पर आयोजित होते हैं ये हमने देखा। अब 2026 में इससे पहले 2 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हो चुके हैं, और वो कब हुए थे उसके विजेता कौन रहे थे ये आप देख लो। ऑस्ट्रेलियन ओपन आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था वह 12 जनवरी से 1 फरवरी के बीच हुआ था। आप इसके याद रखने की जरूरत नहीं। पुरुष एकल में जो है कार्लोस अल्कराज स्पेन के खिलाड़ी हैं वह इसमें विजयी रहे थे, और महिला एकल में एलेना रायवाइकिना जो थी कजाकिस्तान की हैं, ये महिला एकल का खिताब जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन का। अगर हम बात करें फ्रेंच ओपन की तो ये मई और जून में आयोजित किया गया था 2026 में। ये पुरुष एकल का जो जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्योरेव थे और रूस की मिरा एड्रीवा जो थी, इन्होंने क्या है फ्रेंच ओपन के महिला एकल का खिताब जीता। आप इसको कैसे भी ट्रिक से याद कीजिएगा, महिलाओं को अलग से पुरुषों को अलग से, सीक्वेंस से जब चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हो जाए आपका एग्जाम आने वाला हो तब हम इसकी कुछ ट्रिक भी बना लेंगे। आप अगर पहले से बना सकते हैं तो आप बिल्कुल बना लीजिए। यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था, कार्लोस अल्कराज ने, और वहीं फ्रेंच ओपन में जो है अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो जर्मनी के हैं उन्होंने इस खिताब को जीता। और अगर हम महिला एकल की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में एलेना रायबाकिना ने यह खिताब जीता जो कजाकिस्तान की थी, और उसके बाद रूस की जो खिलाड़ी थी मिरा एड्रीवा, उन्होंने क्या है फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया। चलिए फिर चलते हैं अगली खबर पर और देखते हैं कि आगे क्या है।
आज एक व्यक्ति थे, काफी चर्चाओं में थे क्योंकि ये भारत के जो हैं 97वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। कितने? 97वें ग्रैंड मास्टर। आपको पता है कि ग्रैंड मास्टर जो है किससे संबंधित है? ये फिडे यानी कि चेस से संबंधित है, शतरंज से संबंधित है, फिडे से संबंधित है ग्रैंड मास्टर का खिताब। और हाल ही में चेन्नई तमिलनाडु के रहने वाले एक व्यक्ति हैं जीवी हर्षवर्धन, उनको क्या है 97वें ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया गया है क्योंकि इन्होंने हाल ही में एक टूर्नामेंट जीता है। और वो क्या है? जीवी हर्षवर्धन क्या है? एक उभरते हुए भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। इन्होंने हाल ही में चेन्नई में आयोजित दूसरे जो चोला शतरंज जीएम नॉर्म राउंड टूर्नामेंट है, रॉबिन टूर्नामेंट था, उसमें शानदार प्रदर्शन करके अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म जो है हासिल किया है। इसके साथ ही वे क्या है? भारत के 97वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। कौन? जीवी हर्षवर्धन। और ये कहां से हैं? चेन्नई तमिलनाडु से। इनका जन्म 15 नवंबर 2003 को चेन्नई तमिलनाडु में ही हुआ था। और अगर हम बात करें कि ग्रैंड मास्टर क्या होता है, ये आमतौर पर क्या है, ग्रैंड मास्टर उसे कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय जो शतरंज महासंघ है, जैसे फिडे बोला जाता है, ये खिलाड़ियों को एक उपाधि देती है। विश्व चैंपियन की उपाधि के बाद ये दूसरे नंबर की चेस में उपाधि है जो सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ा जो चेस में होता है वह विश्व चैंपियन, और उसके बाद अगर कोई खिलाड़ी का नंबर आता है तो उसे ग्रैंड मास्टर बोलते हैं। और भारत के जो हैं सबसे पहले, भारत के जो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर थे वह थे कौन? उनका नाम था विश्वनाथ आनंद, और से 1998 में ये उपलब्धि हासिल हुई थी। और जीवी हर्षवर्धन जो हैं 97वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के। तो ये थे जीवी हर्षवर्धन से संबंधित जानकारी। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं इस खबर को, और इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं कि आखिरकार कौन से प्रश्न हैं जो आपके लिए जरूरी हैं, और देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न इसमें बन सकता है। पहला प्रश्न है, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा जो है, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का जो मुख्य आयोजन है वह कहाँ किया जाता है? तो आपको पता है उड़ीसा के पुरी में, उड़ीसा के पुरी में ये आयोजित की जाती है। 9 दिवसीय यात्रा है जहां भगवान जगन्नाथ के जो मुख्य मंदिर है वहां से इस यात्रा की शुरुआत होती है, और वह अपनी मौसी के घर जो है गुंडीचा मंदिर में तक जाती है, और वहां कुछ दिन रुकने के बाद ये वापस अपने मंदिर पहुंचती है। जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम क्या है? अगर हम बात करें, उनके रथ का नाम था नंदी घोष गरुड़ ध्वज। तो और उसके बाद अगर हम बात करें, ये ताल ध्वज जो है ये बलराम जी या बलभद्र जो है उनसे संबंधित जो रथ था उनका नाम है ताल ध्वज। वहीं अगर पद्म ध्वज की बात करें तो पद्म ध्वज जो है इनकी जो माता सुभद्रा थी, जो इनकी बहन है, उनके नाम पर क्या है ये रथ था पद्म ध्वज। तो इसका आंसर है नंदी घोष। रथ यात्रा प्रारंभ होने से पहले सोने की झाड़ू से मार्ग एवं रथ मंडप की सफाई करने वाली रस्म क्या कहलाती है? इसको बोला जाता है छर पहनरा। जो सोने की झाड़ू से इस रथ के आगे क्या है, जब सड़क साफ की जाती है और रथ को साफ किया जाता है तो वो सोने की झाड़ू से किया जाता है, उससे बोला जाता है छर पहनरा। चलिए चलते हैं आगे। और जीवी हर्षवर्धन हाल ही में किस कारण चर्चा में रहे? तो जीवी हर्षवर्धन जो है आज इसलिए चर्चाओं में थे क्योंकि भारत के 97वें ग्रैंड मास्टर इनको बनाया गया है, और ये भारत के 97वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। वहीं पहले भारत के जो ग्रैंड मास्टर थे वह थे विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद जो है भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे, और उनको ये जो खिताब है वह 1998 में दिया गया था। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो जीबी हर्षवर्धन ने अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर जो नॉर्म है वह किस टूर्नामेंट में हासिल किया था? तो आपको पता होगा कि जो दूसरा चोला शतरंज जीएम नॉर्म राउंड रॉबिन टूर्नामेंट जो है, इसमें क्या है, इन्होंने अपना ये खिताब हासिल किया है। अगर हम बात करें भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है, तो आपको पता होगा 1998 में इन्हें ये दर्जा मिला था, और विश्वनाथ आनंद को भारत का पहला ग्रैंड मास्टर बनाया गया। आप सोचिए
इतने सालों में पहला ग्रैंड मास्टर हमको 1998 में मिला और 2026 तक हमें भारत में 97 ग्रैंड मास्टर मिल चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब टैलेंट को बढ़ावा दिया जाता है तो किस तरीके से कूट कूट कर भारत में टैलेंट भरा हुआ है जो बढ़ावा देने पर बाहर निकलता है। चलिए चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। टेनिस में ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से जो है 4 प्रमुख टूर्नामेंट शामिल हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से 4? डेविस कप, लेबर, आपको पता होगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन है। और इसी सीक्वेंस में ये क्या है, आयोजित किए जाते हैं। इसी सीक्वेंस में ये आयोजित किए जाते हैं और इनके कोर्ट आप जान ही चुके हैं कि सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो आयोजन किया जाता है वह हार्ड कोर्ट पर किया जाता है। उसके बाद अगर आप फ्रेंच ओपन की बात करें तो ये जो है क्ले कोर्ट पर इसका आयोजन किया जाता है। वहीं अगर आप बात करेंगे विंबलडन की तो जो विंबलडन है उसको ग्रास के कोर्ट पर खेला जाता है। और लास्ट जो सितंबर के आसपास जो ग्रैंड स्लैम आयोजित होता है उसको यूएस ओपन बोलते हैं, जो कि फिर से हार्ड कोर्ट पर ही खेला जाता है। वहीं अगर आप ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करेंगे तो 1905 से ये ग्रैंड स्लैम ये टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। फ्रेंच ओपन की बात करेंगे तो ये 1891 से इसका आयोजन हो रहा है। विंबलडन की बात करें तो ये 1877 से इसका आयोजन हो रहा है। वहीं यूएस ओपन जो है 1881 से खेला जा रहा है। तो ये है चारों ग्रैंड स्लैम के संबंधित जानकारी। निम्नलिखित में से किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का आयोजन जो है क्ले मिट्टी यानी कि कोर्ट, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, जिसे लाल बजरी भी बोला जाता है, लाल मिट्टी का कोर्ट भी बोला जाता है। तो वो खेला जाता है फ्रेंच ओपन को। और आपको पता है कि जो फ्रेंच ओपन है वह कब से खेला जा रहा है, 1891 से इसे लगातार खेला जा रहा है। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। 2026 फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? और 2026 में जो फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का जो खिताब है वह अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता था। वहीं जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब है वह आपको पता होगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो खिताब है वह जीता था कार्लोस अल्कराज ने। कॉफी वैली के नाम से प्रसिद्ध कुकरू जो पहाड़ी है वह कहाँ स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये मध्य प्रदेश के बैतूल में स्थित है। और इसकी इन बागानों की स्थापना 1944 में जो एक महिला थी ब्रिटेन की रॉन्ड्रिंग्स करके, उन्होंने क्या है इसकी इन बागानों को स्थापित किया था। चलिए देखते हैं कुकरू कॉफी बागान की स्थापना 1944 में किसके द्वारा की गई थी? मिस फ्लोरेंस हेंड्रिक्स, रॉन्ड्रिक्स नहीं, हेंड्रिक्स। क्या नाम था उनका? मिस फ्लोरेंस हेंड्रिक्स। तो इन्होंने क्या है इन बागानों की स्थापना करी थी। चलिए चलते हैं आगे। कुकरू की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? तो आपको पता होगा कि कुकरू पहाड़ी जो है समुद्र तल से 1137 जो मीटर है उतनी ऊंचाई पर स्थित है। चलिए अगर हम बात करें अगले प्रश्न की तो ये थे आज से संबंधित प्रश्न। और अब है वन लाइनर होमवर्क क्विज के जो प्रश्न आपको दिए थे वह ये 29 और ये 30 का आपको दिया गया। तो सबसे पहला प्रश्न था एनटीए की स्थापना कब की गई? तो नवंबर 2017 में इसकी स्थापना की गई। क्राई संस्था किस क्षेत्र में कार्य करती है? तो बाल अधिकारों के क्षेत्र में एक एनजीओ है जो काम करता है। विदेशी अनुदान प्राप्त हेतु जो एनजीओ है किस लाइसेंस की आवश्यकता होती है? तो एफसीआरए जो लाइसेंस होता है उसकी आवश्यकता होती है। और अगर हम बात करें ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की तो ये किस नदी के तट पर है? तो ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। बन्नी ग्रासलैंड किस राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात के कच्छ में स्थित है। तो देखते हैं आज के जो वन लाइनर होमवर्क क्विज के प्रश्न है वो कौन से हैं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है यानी वॉर मेमोरियल? मिरिक झील जो दार्जिलिंग में स्थित है वह किस राज्य में उसकी अवस्थिति है? यानी कि दार्जिलिंग में जो मिरिक पहाड़ी है वह मिरिक झील जो है वह दार्जिलिंग में स्थित है। और दार्जिलिंग किस राज्य में, ये पूछा है। हुरून ग्लोबल इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत कितने यूनिकॉर्न के साथ विश्व में चौथे स्थान पर है? वहीं पांचवा प्रश्न है कि मोंगला जो पोर्ट है वह किस देश का दूसरा सबसे बड़ा और व्यस्त समुद्री बंदरगाह है?
आखिरी जो प्रश्न है वह है, पुरानी अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की शाश्वत ज्वाला जो है शाश्वत ज्वाला में कब विलय कर दिया गया। तो ये है 5 प्रश्न जो आपके लिए आज होमवर्क क्विज के रूप में, आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रश्न है ये कल भी पूछे गए थे। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, आप इनके आंसर दोबारा से दे दीजिए, और ये शायद टाइपिस्ट की टाइपिंग मिस्टेक है, इसे मैं सुधरवा दूंगा और कल से आपको नए प्रश्न इसमें जरूर देखने को मिलेंगे। ये हमारी तरफ से हो सकता है आज टाइपिंग मिस्टेक हो और इन प्रश्नों को चेंज करना भूल गए हो। ऐसी छोटी छोटी चीजें कभी कभी होती रहती हैं। आप आराम से पढ़ाई कीजिए, लेक्चर को देखिए, पीडीएफ को टेलीग्राम से लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करते रहिए। और इसके अलावा लाइव आंसर राइटिंग को ज्वाइन करना ना भूलें। आपको पता होगा लाइव आंसर राइटिंग सोमवार, बुधवार और शनिवार को शाम 5 बजे हम मेंस लाइव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। तो आप आइए, उसमें जुड़िए और अपने मेंस की प्रैक्टिस कीजिए। जो लोग मेंस दे रहे हैं वह उनको तो कंपलसरी है कि आप उसमें जुड़कर कुछ ना कुछ अपनी स्किल को डेवलप कीजिए, और जो लोग आगे देंगे उनके लिए मौका है कि आप अभी से अपनी आंसर राइटिंग स्किल को धीरे धीरे बेहतर कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।